नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम काफ़ी लंबे समय के बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, इससे पहले प्रायोगिक परीक्षा का जो आयोजन किया गया उसमें काफ़ी समय लग गया और उसके बाद में कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम थे जिनको अटेंड किया। इस वजह से लमसम 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया कि हमारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलना संभव नहीं हुआ। मैं आप सभी को रंगों के इस त्यौहार पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह त्यौहार आपके जीवन के अंदर अपार खुशी, हर्ष, प्रसन्नता लाए। जो चीज़ें आप लाइफ में चाहते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं। नेक्स्ट हम इस क्लास के अंदर आज डिस्कस करेंगे कक्षा 12th। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के मद्देनज़र अब हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 12th बायोलॉजी का जो रिवीजन है वो करने का प्रयास करेंगे। कई विद्यालयों की ये कंडीशन है कि वहाँ पर पोस्ट खाली थी बायोलॉजी लेक्चरर की और उनका सिलेबस भी नहीं हुआ। कई जगह ऐसा है, कई जगह हो सकता है सिलेबस पूरा हुआ हो। तो जिनका सिलेबस हो चुका है उनके लिए भी अच्छी बात है कि उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनका एक बार सिलेबस नहीं हुआ है तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि चलो कोई बात नहीं, सिलेबस नहीं हुआ, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि उनका रिवीजन भी होता है तो भी वो बोर्ड क्लास के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पाठ का प्रत्येक बिंदु हम इस रिवीजन के दौरान कवर करने की कोशिश करें। पाठ के दौरान कोई भी बिंदु पीछे नहीं रहे, कोई बिंदु छूटे नहीं। हम यहाँ तक इसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कक्षा 12th की जो पहली यूनिट है वो है जनन, और जनन में जो पहला चैप्टर है वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन, पहले चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन। कुल मिला के हमारा जो पहला चैप्टर है वो है जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित। देखिए, इस पाठ के अंदर जनन के बारे में हम सिंपल बात करेंगे। जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, और उसकी जो सामान्य सी विधियां हैं उसको पढ़ेंगे। अब उससे पहले इसमें एक छोटा सा बिंदु दे रखा है, जीवन अवधि। पहला बिंदु है इस पाठ का, पहला बिंदु है जीवन अवधि। जीवन की अवधि, कोई भी जीव है उस जीव की जीवन अवधि किसे कहेंगे? तो इसके लिए देखो, एक जीव है, उस जीव ने जन्म लिया। जीव का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक का जो पीरियड होता है, बीच का जो काल होता है, उसी को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जन्म से उस जीव की जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, उसके बीच का जो काल होता है उसको क्या कहेंगे? जीवन काल या जीवन अवधि। यहां पर देखो, ये ध्यान रखना है, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उस जीव की जब तक प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है या जो काल है उसको हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि या जीवन काल। सिंपल सी परिभाषा है, एग्जाम में पूछा जाए जीवन अवधि क्या है, तो कोई भी जीव है, जीव ने जन्म लिया, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि है उसको क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहेंगे। अब जीवन अवधि के अंदर एक बिंदु बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि कोई भी जीव है, जीव की जो जीवन अवधि है उसका जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। मतलब जनरल वेज में हम ये सोचते हैं कि छोटा जीव है वो कम समय तक जीवित रहेगा, बड़ा जीव है तो लंबे समय तक जीवित रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है, जीवन अवधि का उस जीव के आकार से कोई संबंध नहीं है। जंतु छोटा हो सकता है, जीव छोटा हो सकता है, अवधि ज्यादा हो सकती है, जीव बड़ा हो सकता है, अवधि छोटी हो सकती है। तो देखिए, उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। तो आकार से कोई संबंध नहीं है। अब आकार में देखिए, एक कौवा है,
दूसरा जीव है तोता, कौवा और तोता। अब यहाँ पर तोता छोटा है, कौवा थोड़ा बड़ा है, आकार से कोई संबंध नहीं है। कौवा जिसकी जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होती है, जबकि तोता है इसकी जीवन अवधि 140 वर्ष होती है। मतलब आकार से कोई संबंध नहीं है, छोटा है बावजूद इसके जीवन अवधि 140 वर्ष है, बड़ा है लेकिन जीवन अवधि कितनी है, 15 वर्ष होती है। और यदि हम पादप का उदाहरण लेते हैं तो देखिए, एक पौधा है पीपल का, दूसरा हम लेते हैं आम का। पीपल का जो पौधा है वो छोटा होता है, आम का पौधा बड़ा होता है। अब यहाँ पर भी उल्टा है, आम का पौधा बड़ा है, बड़ा होने के बावजूद भी इसकी जो जीवन अवधि है वो 200 से 250 वर्ष है, जबकि जो पीपल का पौधा है इसकी जीवन अवधि 2500 वर्ष है। इसका मतलब ये हो गया कि जीवन की जो अवधि है, जीवन काल उसके आकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यदि एग्जाम में पूछा जाए सीधा, हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाए आम के पौधे का जीवन काल कितना, तो 200 से 250 वर्ष, पीपल के पौधे का कितना, तो 2500 वर्ष। इस तरह से तोते का पूछ लिया जाए तो कितना, 140 वर्ष, कौवे का पूछे तो कितना, 15 वर्ष। इसके साथ साथ और पूछा जा सकता है, जैसे हाथी का जीवन काल कितना है, तो 70 से 90 वर्ष। गुलाब का पौधा यदि पूछा जाए तो जीवन अवधि कितनी है, 10 वर्ष। तितली का पूछा जाए तो 1 से 2 हफ्ते। केले का पौधा है तो 25 वर्ष। गाय जो जंतु है उसकी जीवन अवधि 25 से 26 वर्ष। और मतलब अलग अलग जीवों की अलग अलग जीवन अवधि होती है। जैसे मगरमच्छ की बात करें तो 60 वर्ष, तितली की बात करें तो 1 से 2 हफ्ते, घोड़े की बात करें तो 30 से 40 वर्ष, फल मक्खी 2-3 महीने तक। धान की फसल है अपने खेतों में, जैसे बाजरा है, गेहूं है, कितनी हो जाएगी, 4 महीने। और कछुए की बात करें तो 100 से 150 वर्ष। और बरगद का पौधा है तो 300 से लेकर 500 वर्ष। ये इनकी जीवन अवधि है। परीक्षा के अंदर किसी भी जीव की जीवन अवधि पूछी जा सकती है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो देखिए, कौवे का जीवन काल 15 वर्ष, तोते का जीवन काल 140 वर्ष, पीपल का 2500, आम का 200 से 250। अब इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा, कछुए की कितनी होती है, 100 से 150, बरगद 300 से 400, घोड़ा 40 वर्ष। और फल मक्खी की बात करें तो 1 से 4 महीने, धान की फसल 4 महीने तक। तो इस तरह से आपको जीवन अवधि के बारे में छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में बात करते हैं जनन। सबसे पहले आता है जनन की परिभाषा। जनन किसे कहेंगे, हम पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 6 से। जनन किसे कहेंगे, जनन की परिभाषा क्या होगी, तो जनन का मतलब होगा कि कोई भी जीव है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता उसमें पाई जाती है। तो एक जीव अपने समान जो संतान उत्पन्न करता है वह क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा, रटना कुछ नहीं है, हर चीज आपको समझनी है, समझकर आपको उत्तर देना है। तो जनन किसे कहेंगे, जीव में अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जनन कहा जाता है। कोई भी जीव है तो देखिए, जीव सबसे पहले जन्म लेगा, जन्म के बाद उस जीव में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसके बाद में जीव की मृत्यु हो जाएगी। 3 स्टेप है जीव के जीवन काल के बारे में। जन्म लिया, फिर उसकी वृद्धि होगी, और निश्चित समय के बाद उसकी वृद्धि रुक जाएगी, और धीरे धीरे उसकी वृद्धि में कमी होती जाएगी, और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो पहला स्टेप जन्म, उसके बाद में वृद्धि, और उसके बाद में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जीव ने जन्म लिया, वृद्धि हुई और मृत्यु हो गई, तो फिर जन्म लेने से क्या मतलब है। तो जन्म लेने से क्या मतलब का मतलब ये हो जाएगा कि जीव में जब जनन की क्रिया होती है तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बात करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करते हैं, या पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। क्या करेगा जनन, पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखना। जनन का कार्य हो जाएगा पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखना। जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि एक जीव उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो जब मृत्यु हो उससे पहले वो अपने समान संतान उत्पन्न करेगा, तो ये पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, इस तरह से जीव आगे से आगे वृद्धि करते रहेंगे, और पुराने वाले जीवों की क्या होती रहेगी, मृत्यु होती रहेगी। तो इस तरह से ये जनन की परिभाषा हो जाएगी, जनन के स्टेप हो जाएंगे। जनन की क्यों जरूरी है, जनन क्यों जरूरी है, पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब जनन के प्रकार
जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सबसे पहले आता है अलैंगिक जनन। सिंपल सी बात है, देखो ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है। मैं बोर्ड को कम काम में ले रहा हूं क्योंकि हमने जो मेन जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उस समय हमने कंप्लीट ये सब चीजें बोर्ड पे पढ़ी थी। अब मैं आपको जहां तक हो जितना हो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक का मतलब है कि लैंगिक जनन, अ का मतलब एब्सेंट, लैंगिक जनन एब्सेंट है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। जनन पूछा जाए जनन कितने प्रकार का होगा तो 2 प्रकार का होगा, अलैंगिक और लैंगिक। पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन का मतलब ये हो जाएगा कि यदि एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो इसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। वह जनन या ऐसा जनन जिसमें एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब इसके लिए वह जीव चाहे डायरेक्ट जीव पैदा करे चाहे उसमें युग्मकों का निर्माण हो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक जीव अपने अंदर युग्मकों का निर्माण करे और उससे नए जीव की उत्पत्ति हो तो इस जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब एक जीव से, देखिए एक जीव से यदि संतान उत्पन्न होती है तो उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संतान उत्पन्न होती है वह आनुवांशिक रूप से और आकारिकीय रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, इसलिए इस संतान को क्लोन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके लिए क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन की परिभाषा लिखिए तो क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होती है वह आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होती है, इसको क्लोन कहा जाता है। इस तरह से प्राप्त जो संतान होती है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन को हम 4-5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। यदि अपने परीक्षा में पूछा जाए अलैंगिक जनन के प्रकार तो अलग अलग जो प्रकार है और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले आता है विभाजन। सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधि है विभाजन। अब विभाजन का मतलब यहां सीधा है कोशिका विभाजन से है। एक जीव है, छोटे जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उन जीवों के अंदर कोशिका में विभाजन होगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी और 2 जीवों का निर्माण हो जाएगा। अब इस तरह से विभाजन में क्या होगा? कोशिका विभाजन से नए जीवों का निर्माण होता है। अब इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है तो उसको कहेंगे द्विविभाजन, और एक कोशिका से 1 से अधिक कोशिकाएं बनती है तो इसको क्या कहेंगे? बहुविभाजन। तो विभाजन 2 प्रकार का हो जाएगा, द्विविभाजन और बहुविभाजन। द्विविभाजन में उदाहरण है इसका अमीबा और पैरामीशियम। उदाहरण क्या हो जाएगा? अमीबा और पैरामीशियम। बहुविभाजन का उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम। यहां से प्रश्न बनेगा प्लाज्मोडियम के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? या फिर उल्टा पूछा जाए विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? विभाजन के द्वारा अ में दे दिया अमीबा, ब में दे दिया पैरामीशियम, स में दे दिया प्लाज्मोडियम, द में दे दिया उक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। दूसरी विधि आती है विखंडन। विखंडन, खंडन का मतलब है टुकड़ा होना। देखो विखंडन यह जो विधि है इसके अंदर कोई भी जीव है उस जीव का एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, जीव का एक भाग टूटकर अलग हो जाएगा और जो भाग अलग हुआ है उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस विधि को क्या कहेंगे? विखंडन कहा जाता है। उदाहरण है इसका हाइड्रा। देखिए पहला जो पार्ट है इससे एक छोटा सवाल बनेगा, कोई बड़ा सवाल बनने वाला नहीं है। परीक्षा में सवाल आएगा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, या फिर ऐसे दे दिया विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है, ऐसा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। तो विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होगा? हाइड्रा के अंदर होता है। नंबर 3 नंबर पर बात करते हैं मुकुलन। तीसरी विधि कौन सी है? मुकुलन, बडिंग।
अब इस विधि के अंदर एक जीव से एक पार्श्वीय अतिवृद्धि निकलती है साइड में, जैसे मान ये है, ये अंगूठा साइड में, इस तरह से एक अतिवृद्धि निकलती है। इस अतिवृद्धि को हम कहते हैं मुकुल। धीरे धीरे यह अतिवृद्धि आकार में वृद्धि करती रहती है। वृद्धि करते करते ये उस जीव से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद उससे नई जीव का निर्माण हो जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। और इसका उदाहरण भी क्या है? हाइड्रा। मतलब ये हो गया कि हाइड्रा के अंदर विखंडन के द्वारा भी होता है और मुकुलन के द्वारा भी अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। नंबर 4 आता है जेम्यूल। जेम्यूल, देखो जेम्यूल है वो जीवों के शरीर के अंदर बनने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती है और इस विधि के द्वारा जनन होता है स्पंज के अंदर। किसमें पाया जाता है? स्पंज। एग्जाम में पूछा जाए स्पंज में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा, तो कौन सी विधि के द्वारा होता है? जेम्यूल के द्वारा। या जेम्यूल विधि के द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है, तो स्पंज इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर। बीजाणुओं के द्वारा जनन। तो देखो बीजाणु यदि गतिशील है तो इनको चल बीजाणु कहा जाता है, गतिशील नहीं है तो इनको अचल बीजाणु कहा जाता है। और इसमें पाए जाते हैं कोनिडिया। तो ये बीजाणु 3 प्रकार के हो जाएंगे। चल बीजाणु है, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। अचल का उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। कोनिडिया का उदाहरण है पेनिसिलियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मतलब याद रखना है हर चीज। अब यहां आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो सब आप क्लियर करते जाए। चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है। अचल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यूलोथ्रिक्स में होता है। कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम के अंदर होता है। अब चल के अंदर क्या होता है? ऐसे बीजाणु बनते हैं जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती है और वह बीजाणु गति कर सकता है, तो वो हो गया चल या गतिशील। अचल का मतलब कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, वह बीजाणु गति नहीं कर सकता, इसलिए उसको कहा जाता है अचल बीजाणु। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। यहां लिख लो कायिक जनन। देखिए कायिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। कायिक जनन का मतलब ये होगा कि कोई भी जीव है, उस जीव के जो कायिक भाग है उनसे नए जीव का निर्माण होना। कायिक भाग सामान्यतः यह पादपों में पाया जाता है। कायिक जनन सामान्यतः पादपों में पाया जाता है। अब इसमें वह भाग जिससे नए जीव का निर्माण हो रहा है उसको प्रवर्ध कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल। वह भाग जिससे नए जीव का निर्माण हो रहा है उसको प्रवर्ध कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पौधे की जड़ से नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो जड़ क्या है? प्रवर्ध। पौधे की पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो पत्ती क्या है? प्रवर्ध। तो इस तरह से जिससे भी नए पौधे का निर्माण होगा उसको प्रवर्ध कहा जाता है। अब यहां पर अलग अलग प्रवर्ध के आधार पर, जैसे जड़ के द्वारा जनन, जड़ के द्वारा कायिक जनन, तो आपको यहां पर भी उदाहरण ध्यान रखने हैं कि प्रवर्ध जड़ या जड़ के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? तो जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है शकरकंद में। किसमें होता है? शकरकंद में होता है। जड़ के बाद में बात करें पत्ती, तो पत्ती ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पत्ती के द्वारा कायिक जनन किसमें होता है? पौधे का नाम है पत्थर चट्टा। क्या नाम है? पत्थर चट्टा। इसी को कहा जाता है ब्रायोफिल्म। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रायोफिल्म, हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया है। पत्थर चट्टा के अंदर कायिक जनन किस विधि के द्वारा या किस प्रवर्ध के द्वारा होता है? तो ये पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म। अब इसके बाद में यदि हम पत्ती के बाद में बात करते हैं तने की, कि तने के द्वारा मतलब प्रवर्ध के रूप में किसको काम में लिया जाए? तने को काम में लिया जाता है। अब देखो तने में
तना अलग अलग प्रकार का, जैसे हम बात करते हैं कंद, तो कंद किस में होता है? कंद के द्वारा कायिक जनन होता है आलू के अंदर। प्रकंद की बात करते हैं तो प्रकंद पाया जाता है हल्दी और अदरक के अंदर। यदि हम घनकंद की बात करें तो किसमें पाया जाता है? जमीकंद के अंदर। शल्क कंद की बात करें तो प्याज और लहसुन के अंदर। ये अलग अलग प्रकार के इसमें हो जाएगा तने, अलग अलग प्रकार के तने हैं और उनसे होने वाला कायिक जनन। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया, उसके बाद में आता है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका के द्वारा जनन। तो पत्र प्रकलिका क्या होती है? जीवों के अंदर, पौधों के अंदर पाई जाने वाली एक मांसल संरचना होती है जिसमें भोजन का संचय होता है। किसका संचय होता है? भोजन का संचय होता है और मांसल संरचना होती है। और इसका स्पेशल उदाहरण है अगेव। ध्यान रखना, उदाहरण है अगेव। कई बार मैंने ऐसा सवाल देखा है कि अगेव के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? कायिक जनन के द्वारा होता है। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि अगेव के अंदर पत्र प्रकलिका के द्वारा, अगेव के अंदर पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा कायिक जनन होता है, या पूछा जाए कि अगेव के अंदर कायिक जनन किस प्रवर्ध के द्वारा होता है? तो पत्र प्रकलिका के द्वारा। या पत्र प्रकलिका प्रवर्ध के रूप में कायिक जनन किस पौधे में होता है? तो अगेव के अंदर होता है। तो ये अलैंगिक जनन के बारे में हमने बात की। अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में बात की। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास करूंगा। जीवन अवधि क्या है? जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि का जीव के आकार से कोई लेना देना नहीं है। जीव छोटा है, अवधि ज्यादा हो सकती है, जीव बड़ा है, अवधि कम हो सकती है। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया कौवा और तोता, दोनों ही पक्षी है। तोता छोटा है लेकिन जीवन अवधि 140 वर्ष है, कौवा बड़ा है लेकिन जीवन अवधि 15 वर्ष है। पीपल छोटा है लेकिन जीवन अवधि 2500 वर्ष है, 2500 वर्ष है। आम बड़ा है लेकिन कितनी है? 200 से 250 वर्ष। उसके बाद में हमने कई प्रकार के जीवों की जीवन अवधि के बारे में बात की थी। उसमें हमने बरगद के बारे में पढ़ा था 300 से लगभग 400 वर्ष। कछुआ है वो 100 से 150 वर्ष। धान है तो 4 महीने, और फल मक्खी है तो 1 से 4 महीने तक है। तितली है तो 1 से 2 हफ्ते है। गाय 25 से 26 वर्ष है। इस तरह से हमने अलग अलग जीवों के बारे में, उनकी जीव अवधि के बारे में बात की। अब जनन की बात करते हैं तो जनन किसे कहते हैं? जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, इसी को जनन कहा जाता है। जनन में जन्म होगा, उसके बाद जीव की वृद्धि होगी, अंत में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर जनन की क्यों जरूरत है? जनन की जरूरत है पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जीव उत्पन्न होते रहेंगे। अब जनन के प्रकार, जनन के भाग की बात करते हैं। जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? अलैंगिक जनन में एक संतान, एक ही जीव यदि अपने समान संतान उत्पन्न करता है, एक जीव एक संतान, एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। किन किन विधियों के द्वारा? तो सबसे पहले आती है विभाजन। विभाजन में कोशिका का विभाजन होगा। 2 विभाजन हो रहे हैं, 1 से 2 कोशिका का विभाजन हुआ, 2 जीव बने, 2 कोशिकाएं बड़ी और नए 2 जीवों का निर्माण हो गया तो उसको द्विविभाजन। अधिक कोशिका विभाजन होकर अधिक जीव बने तो बहुविभाजन। उदाहरण इंपॉर्टेंट है। द्विविभाजन का उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम, और बहुविभाजन का उदाहरण प्लाज्मोडियम। विखंडन का उदाहरण हाइड्रा। मुकुलन का उदाहरण हाइड्रा। जेम्यूल का उदाहरण स्पंज। और उसके बाद में आता है बीजाणु। बीजाणु में चल बीजाणु, उदाहरण क्लेमाइडोमोनास। अचल बीजाणु उदाहरण यूलोथ्रिक्स। कोनिडिया उदाहरण पेनिसिलियम। अब कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, उसमें सबसे पहले जड़ की बात करें तो शकरकंद, पत्ती की बात करें तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, तने की बात करें प्रकंद है तो अदरक और हल्दी, कंद है तो आलू, घनकंद है तो जमीकंद, सल्ककंद है तो क्या होगा? सल्ककंद है तो प्याज और लहसुन। उसके अलावा पत्र प्रकलिका की बात करें तो इसका उदाहरण क्या है? अगेव। बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो देखिए लैंगिक जनन का मतलब ये होगा कि इसमें 2 लिंग मिलकर जनन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। 2 लिंग, 2 विपरीत लिंग, एक नर होगा दूसरा मादा होगी। तो परिभाषा ये हो जाएगी लैंगिक जनन की परिभाषा, ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंगी जंतु मिलकर
अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। अब लैंगिक जनन के अंदर जो दो विपरीत लिंग होंगे, एक नर होगा, दूसरा मादा होगी। तो ये नर और दूसरी मादा। अब नर से जो युग्मक बनेंगे उनको नर युग्मक कहा जाएगा, मादा से युग्मक बनेंगे उनको मादा युग्मक कहा जाएगा। यदि हम मनुष्य की बात करते हैं तो नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। तो लैंगिक जनन के दौरान दो युग्मकों का होना आवश्यक है। दो युग्मक से ही आगे संतान उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के दौरान। अब देखिए, अलैंगिक जनन के बारे में हमने पहले बात की है। अलैंगिक जनन सरल मेथड है, कम समय में होने वाला मेथड है, लेकिन ये जो लैंगिक जनन है ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है और धीमा होता है, मतलब इसमें टाइम लगता है। तो यह जटिल और धीमी प्रोसेस है या धीमी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अलैंगिक जनन के अंदर जो संतान उत्पन्न हुई है वो आनुवांशिक रूप से और आकार के रूप से जनक के बिल्कुल समान थी, इसलिए उसको क्लोन कहा जाता था। क्या कहते थे? क्लोन। जबकि यहाँ पर जो संतान उत्पन्न होगी इसमें जो जनक है नर और मादा, इन दोनों के लक्षणों का समायोजन संतान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संतान के अंदर विभिन्नताएं आती है, वेरिएशन आते हैं, विभिन्नताएं आती है। तो लैंगिक जनन के दौरान जो संतान उत्पन्न होती है उसमें नर और मादा दोनों का रोल होता है, इस वजह से संतान के अंदर विभिन्नताएं आती है। मतलब देखिए, नर और मादा मतलब माता और पिता, उसकी जो संतान है उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल माँ के समान है या बच्चा बिल्कुल पिता के समान है, ऐसा नहीं है। वेरिएशन आते हैं, दोनों लक्षण उसमें समाहित होते हैं। अब लैंगिक जनन के दौरान जो जीवन काल है, जैसे जन्म हुआ उसके बाद वृद्धि हुई और लास्ट में मृत्यु, तो ये पूरा जो जीवन काल है इस जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है। लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो एक जीव के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले देखिए किशोरावस्था, सबसे पहली जो प्रावस्था है इसको किशोरावस्था कहते हैं। पादपों के अंदर इसको कायिक प्रावस्था कहा जाता है। उसके बाद में आती है जननावस्था और अंत में आती है जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था के अंदर जो जंतु है, जो पौधा है, वो किशोर का मतलब है वो जनन के योग्य होता है। उसके अंदर जो लैंगिक अंग है उनका विकास होता है और उसमें जो युग्मक बनने हैं उन युग्मकों का निर्माण भी उसमें शुरू हो जाता है। जननावस्था के दौरान नर और मादा मिलकर क्या करेंगे? जनन करेंगे। और जीर्णावस्था के अंदर नर मादा ने जनन कर लिया, अब वो मृत्यु की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो तीनों प्रोसेस है हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में जन्म लेने के बाद उस जीव की वृद्धि होती है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन किशोरावस्था के अंदर जो हम बात करें वो हमारा बिंदु है कि इस अवस्था के दौरान नर है तो नर के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है, मादा है तो उसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होता है। दोनों परिपक्व होते हैं और दोनों अलग अलग प्रकार के लिंग हैं तो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये मेन जो प्रोसेस है वो इस किशोरावस्था के अंदर होता है। अब यदि हम पादप की बात करते हैं तो पादपों के अंदर क्या होगा? पादपों के अंदर जो कायिक प्रावस्था है, कायिक प्रावस्था के दौरान पादपों के अंदर जो लैंगिक अंग जिसको हम पुष्प कहते हैं उसका विकास होता है और उसका निर्माण होता है। पौधा जैसे ही पौधे को आज लगाया, पौधा जैसे ही बढ़ना प्रारंभ हुआ तुरंत उसमें पुष्प नहीं आते, पुष्प कुछ समय के बाद आते हैं। जब वह पौधा जनन कर सकता है उस कंडीशन में आते आते पौधे के अंदर क्या होते हैं? पुष्प आते हैं। पौधे में पुष्प आना शुरू हो गए, इसका मतलब यह पौधा अब लैंगिक जनन कर सकता है। तो यदि हम पुष्प के बारे में बात करें तो पौधों के अंदर पुष्प, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं, एक विशेष मौसम में ही आते हैं, उनको हम कहते हैं मौसमी पुष्प। उदाहरण के लिए आम और सेब, आम, सेब, कटहल ऐसे पौधे हैं जिनमें मौसम के अकॉर्डिंग पुष्प आते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? मौसमी पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्प आते रहते हैं, तो वो वर्ष पर्यंत पुष्पी पौधे कहलाते हैं। तो इस तरह से पुष्प ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट संरचना होती है लैंगिक जनन करने वाले पादपों के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है, पौधे का नाम है बांस। बांस जो पौधा है वो जीवन में एक बार ही पुष्पन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। बांस जो पौधा है वो जीवन में एक बार ही पुष्पन करता है या पुष्प का निर्माण करता है। जीवन में एक बार का मतलब जो बांस का पौधा है
इसका जीवन काल होता है 50 से 100 वर्ष। तो 50 से 100 वर्ष में यह पौधा एक बार ही पुष्पन का कार्य करता है, या इसमें एक बार ही पुष्प आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में सवाल आ जाए उस पौधे का नाम बताइए जो जीवन में एक बार ही पुष्पों का निर्माण करता है, या जीवन में एक बार ही पुष्पन की क्रिया करता है, तो ये हो जाएगा। एक उदाहरण इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पौधे का नाम है नीला कुरेंजी। पौधे का नाम क्या है? नीला कुरेंजी। वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। ये जो पौधा है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। परीक्षा में सवाल आ जाए उस पौधे का नाम लिखिए, या निम्न में से वह कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है? तो नीला कुरेंजी या स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। अब इस पौधे की बात करते हैं तो 2006 सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, वहां यह पौधा पाया जाता है। तो 12 वर्ष के बाद एक बार पुष्पन होता है। तो इससे पहले 2006 के अंदर इस पौधे के अंदर पुष्पन हुआ। इतना पुष्पन अधिक हुआ कि ये 3 स्टेट है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, यहाँ जो पहाड़ी एरिया है उसमें से जो रोड जाती है, रोड के दोनों तरफ बहुत अधिक संख्या में पुष्पन हुआ। इस वजह से यह जो वर्ष रहा, ये वहां पर जो सैलानी आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहा था। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किशोरावस्था के दौरान यदि पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षी इस अवस्था के दौरान अंडे देते हैं। तो जो पक्षी मौसम के अकॉर्डिंग अंडे देते हैं उनको मौसमी अंडज कहा जाता है, और जो वर्ष भर देते हैं वो सतत अंडज कहलाते हैं। तो अब व्यापारिक उद्देश्य से बात करें, अभी आप देखोगे चौराहे के ऊपर मुर्गी के अंडे हमेशा मिलते हैं, तो वो व्यापारिक उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। तो व्यापारिक उद्देश्य से जो अंडे तैयार किए जाते हैं वो वर्ष पर्यंत मिलते हैं। अब ये किशोरावस्था के बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जननावस्था की। तो जननावस्था के अंदर देखो, जननावस्था में अपरास्तनी मतलब ऐसे स्तनधारी जिसमें अपरा का निर्माण होता है, ऐसे स्तनधारी जिसमें अपरा का निर्माण होता है, हम उनकी बात करें तो अपरा स्तनधारी जो जीव है उनकी जो मादा होती है, मादा का विशेष रोल होता है। जननावस्था के दौरान मादा का विशेष रोल होता है। तो अपरास्तनी जो मादा है उसके अंडाशय में चक्रिक परिवर्तन आते हैं, मतलब चक्र से चक्रिक परिवर्तन आते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण अपरास्तनी जो मादा है, फीमेल है, उसके अंडाशय में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन को कहते हैं मध्य चक्र, दूसरे को कहते हैं ऋतुस्राव। मध्य चक्र और ऋतुस्राव। अब मध्य चक्र है वो पाया जाता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर। स्तनधारियों को भी आगे प्राइमेट और नॉन प्राइमेट 2 गण में बांटा गया है। तो जो नॉन प्राइमेट है उसमें आता है गाय, भैंस, बकरी, हिरण, कुत्ता, चीता, हाथी, ये सभी आएंगे नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो इनमें हीट पीरियड होता है या मध्य चक्र होता है, मतलब उसमें जो अंडाशय में परिवर्तन आते हैं उस चक्र को हीट पीरियड या मध्य चक्र कहा जाता है। जबकि जो प्राइमेट जंतु होते हैं जैसे मनुष्य है, कप्पी है, बंदर है, ये प्राइमेट जंतु है, इनमें ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। अब ऋतुस्राव चक्र इनमें पाया जाता है तो ये चक्र इनमें रेगुलर चलता है। ये ऋतुस्राव चक्र हर माह, ऋतुस्राव को मासिक धर्म भी बोलते हैं, इसको माहवारी भी बोलते हैं। ये चक्र इन जंतुओं के अंदर वर्ष पर्यंत चलता रहता है। इसलिए ऐसे जंतु जो होते हैं ऋतुस्राव चक्र वाले, ये वर्ष भर या जीवन भर जनन कर सकते हैं, इसलिए इनको सतत प्रजनन कहा जाता है। लेकिन हीट पीरियड या मध्य चक्र ये एक विशेष मौसम में होता है, इसलिए इसको मौसमी प्रजनक कहा जाता है। तो इस प्रकार मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र ये 2 चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मध्य चक्र क्या है, ऋतुस्राव चक्र क्या है, मध्य चक्र किस में पाया जाता है और ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। मध्य चक्र का मतलब होता है कि जो ये जंतु है, गाय है, हिरण है, भैंस है, ये एक निश्चित मौसम के अंदर कोई विशेष मौसम होगा, उसमें इनकी नर के साथ सहवास करने की तीव्र इच्छा होती है।
गाय होती है या भैंस होती है, इस मौसम के मतलब हीट पीरियड के दौरान उसकी नर के साथ सहवास करने की तीव्र इच्छा होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये पालतू पशु होते हैं, हम इनको नर के पास ले जाने का कार्य करते हैं। तो उस अवधि को मध्य चक्र कहा जाता है। ऋतुस्राव चक्र है ये, जैसे मान लो मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य की जो मादा है, जो महिला है, उसमें हर महीने योनि भाग से जो रुधिर है उसका स्त्रवण होता है, इसलिए इसको ऋतुस्राव कहा जाता है। क्योंकि ये हर महीने होता है इसलिए इसको माहवारी कहा जाता है। और ये जो माहवारी का चक्र है, हालांकि आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं, माहवारी जो चक्र होता है ये 28 दिन का माना जाता है। 28 दिन का एक चक्र होता है। 28 दिन का यदि हम आधा करें तो 14 दिन होते हैं। 14वें दिन यह जो मादा होती है, यह मादा भी नर के साथ सहवास करने की इसमें भी तीव्र इच्छा पाई जाती है। इसका मतलब इसमें कोई विशेष मौसम नहीं है, इसमें हर महीने ये प्रोसेस चलता है। लेकिन मध्य चक्र जिनमें पाया जाता है, इन जंतुओं के अंदर विशेष मौसम के अंदर ही नर के साथ सहवास करने की तीव्र इच्छा पाई जाती है। अंतर बस इतना है। अवस्था जननावस्था, उसके बाद में आती है जीर्णावस्था। देखिए जीर्णावस्था अंतिम अवस्था है। कोई भी जीव जिसने जन्म लिया, वृद्धि और विकास किया, जनन की क्रिया की, बच्चे पैदा किए, संतान उत्पन्न की, उसके बाद में प्रजनन आयु है वो समाप्त हो जाती है। मतलब अब वह जीव जनन नहीं कर सकता, तो प्रजनन की समाप्ति को जीर्णावस्था कहा जाता है। इसमें उपापचयी क्रियाएं मंद हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी को हम कहते हैं जीर्णावस्था। तो देखिए जो तीनों अवस्थाएं थी, किशोरावस्था, जननावस्था और जीर्णावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं इसके ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं, इसके नियमन की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब जो ये लैंगिक जनन का जो पूरा प्रोसेस है, लैंगिक जनन की यदि बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अकॉर्डिंग उस जीव के अंदर या किसी भी जीव के अंदर 3 प्रकार की घटनाएं पाई जाती है। एक तो वह घटना सेंटर में आता है, इसमें निषेचन। तो निषेचन से पहले जो घटनाएं होती है उसको निषेचन पूर्व कहा जाता है। फिर निषेचन आ जाएगा और उसके बाद में निषेचन के बाद में होगी तो पश्च निषेचन की घटनाएं कहा जाता है। तो देखिए क्रमबद्ध जो घटना है इनको 3 भागों में बांटा जाता है, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। अब निषेचन पूर्व जो घटना है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। पहली घटना युग्मक जनन का मतलब युग्मकों का निर्माण किस तरह से होगा, और उसके बाद में युग्मकों का निर्माण हो गया, नर युग्मक, मादा युग्मक। अब इन युग्मकों को स्थानांतरित करना, मतलब नर युग्मक है वो मादा भाग तक स्थानांतरित होना, मतलब दोनों पास पास आ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे युग्मक का स्थानांतरण। फिर निषेचन में दोनों युग्मक संलित हो जाएंगे, दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे। और निषेचन पश्च के अंदर है, निषेचन होने के बाद नए जीव का निर्माण कैसे होगा, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, वह कैसे बनेगा, उसको हम निषेचन पश्च के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले युग्मक जनन की बात करते हैं। तो युग्मक जनन परिभाषा के रूप में, हालांकि इस पाठ से उतना बड़ा कोई सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल छोटा सवाल बनने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान जीवों में जो युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब यहाँ पर युग्मक 2 प्रकार की होती हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। चूंकि लैंगिक जनन की बात हो रही है, 2 प्रकार के युग्मक होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब इसमें जो नर और मादा ये दोनों युग्मक है, यदि ये आकार में, इनकी संरचना में, इनके कार्य में हर तरह से ये समान होते हैं तो इनको समयुग्मकी कहा जाता है। उदाहरण है यूलोथ्रिक्स। बिल्कुल आकार में, बनावट में, कार्य में सभी तरह से यदि ये समान दिखते हैं तो हम इसको कहेंगे समयुग्मकी। उदाहरण यूलोथ्रिक्स। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा समयुग्मकी का उदाहरण है या विषम युग्मकी का उदाहरण है, असमयुग्मकी का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। समयुग्मकी का उदाहरण क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। असमयुग्मकी देखिए इनमें और एक आता है विषम युग्मकी। तीनों में डिफरेंस क्या है ये चीज आप समझ लो। समयुग्मकी का मतलब है युग्मक, मतलब युग्मक नर और मादा युग्मक आपस में दिखने में, बनावट में, संरचना में, कार्य में सभी में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, हूबहू होते हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, इस तरह से हम उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे युग्मक है वो समयुग्मकी कहलाते हैं। असमयुग्मकी का मतलब है ऐसे युग्मक होते हैं जो दिखने में, बनावट में, संरचना में तो समान होते हैं, लेकिन उनमें
कार्य अलग अलग होता है, कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, उसको हम कहेंगे असमयुग्मकी, और उदाहरण रहेगा सवाल। नेक्स्ट आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही बिल्कुल अलग होंगे। हम उनको देखकर बता सकते हैं कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। उदाहरण है इसका मनुष्य। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के युग्मक हो जाएंगे। अब जब युग्मकों का निर्माण होगा तो एक प्रोसेस होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। युग्मकों का निर्माण जब भी होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, और गुणसूत्रों की संख्या आधी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन कब होगा? युग्मक निर्माण के दौरान होगा या युग्मक जनन के दौरान होता है। अब मनुष्य की बात करते हैं। अंडाणु का निर्माण होता है, इसको अंड जनन कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, इसको शुक्र जनन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कब होगा? अर्धसूत्री विभाजन शुक्र जनन के दौरान होगा, अर्धसूत्री विभाजन अंड जनन के दौरान होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन से ही गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो जो युग्मक बनेंगे उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होती है। और ये लैंगिक जनन की यदि हम बात करते हैं तो उसकी विशेष घटना है या उसका विशेष लक्षण है। अब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, उससे क्या फायदा है कि नर में गुणसूत्रों की संख्या आधी, मादा में गुणसूत्रों की संख्या आधी। बाद में ये दोनों संलयित होंगे तो गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है। मतलब जो जीव है उसमें जितनी गुणसूत्र है उसकी संतान में भी उतने ही गुणसूत्र आ जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो जो अंडाणु बनेगा, अंड कोशिका बनेगी, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 रहेगी। और जब इससे शुक्राणु बनेगा तो शुक्राणु के अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 23 रहेगी। अब लैंगिक जनन के दौरान अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का मिलना होगा तो जो संतान उत्पन्न होगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः 46 हो जाएगी या 46 हो जाएगी। तो ये लैंगिक जनन के दौरान होने वाली इंपॉर्टेंट घटना है या महत्वपूर्ण घटना है। अब यदि हम गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इससे अलावा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। हालांकि किताब के अंदर टेबल दे रखी है कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, और युग्मक जनन के दौरान जब युग्मक का निर्माण हो गया तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। एक टेबल दे रखी है, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से मैं 2-4 एक आपको जो गुणसूत्र संख्या है वो बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको याद रखना, यदि सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। मानव की अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 हो जाएगी। मानव के शुक्राणु की बात करते हैं, शुक्र कोशिका में कितनी हो जाएगी? तो 23 हो जाएगी। इससे हटके यदि सवाल पूछा जाए तो फलमकी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस पाठ में भी है, और आनुवंशिकी वाला जो पाठ पढ़ेंगे जो मॉर्गन ने प्रयोग किए थे फलमकी के ऊपर, वहां पर भी इसमें गुणसूत्रों की संख्या दे रखी है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, फलमकी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अगुणित में कितने होंगे? तो अगुणित में इसके आधे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। घरेलू मक्खी की बात करें तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 12। अब और सवाल बढ़ता है कि अधिकतम गुणसूत्र किस जंतु में है, अधिकतम गुणसूत्र किस पादप में है, या न्यूनतम गुणसूत्र किस जंतु में है और न्यूनतम गुणसूत्र किस पादप में। तो ध्यान रखें आप, न्यूनतम गुणसूत्र देखो, न्यूनतम गुणसूत्र में जंतु की बात करूं तो न्यूनतम गुणसूत्र एस्केरिस में पाए जाते हैं। संख्या कितनी होती है? 2। और यदि पादप की बात करूं, न्यूनतम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा है? उसका नाम है हेप्लोपेपस। उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2। क्लियर है? न्यूनतम गुणसूत्र वाला जंतु एस्केरिस और न्यूनतम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपेपस। अब अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम गुणसूत्र वाला जंतु कौन सा है? तो उसका नाम है ओलकैंथा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1600। दोनों याद रखना, जंतु का नाम है ओलकैंथा, गुणसूत्रों की संख्या 1600। पादप की बात करें कि अधिकतम गुणसूत्रों वाला पादप कौन सा है, तो वो एक प्रकार का फर्न है जिसका नाम है ओफियोग्लोसस, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1262। अब ये इसमें द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है। यदि इनके युग्मकों की बात करेंगे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब देखिए, ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अब जंतुओं में बात करते हैं एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब है
एक जंतु में ही एक लिंग पाया जाता है। हम बात करते हैं नर और मादा होते हैं, नर और मादा। यदि नर और मादा अलग अलग है, एक जंतु में यदि एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है तो इसको एक लिंगी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में नर अलग होगा, मादा अलग होगी, मतलब नर मादा, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। यदि पादपों की बात आती है और पादपों में यदि ऐसे अलग अलग है, नर पौधा अलग है, मादा पौधा अलग है, तो इसको हम कहेंगे एक लिंगाश्रयी या विषम थैलसी। उदाहरण है पपीता और खजूर। अब द्विलिंगी का मतलब है एक ही जंतु के अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं। जंतु एक है, जैसे केंचुआ, तो केंचुआ एक है, उसके अंदर नर अंग भी है और मादा अंग भी पाए जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे द्विलिंगी। और ऐसा यदि पादपों में है तो उसको उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पादप की बात करते हैं तो कुकुरबिट्स हो गया, और जंतु की बात करते हैं तो केंचुआ हो जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। द्विलिंगी जंतु का उदाहरण है केंचुआ, द्विलिंगी पादप का उदाहरण है यह आ जाएगा कुकुरबिट्स। एक लिंगी की बात आती है तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अपने यहाँ पर इस पार्ट से छोटा सवाल बनेगा तो छोटे मोटे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक निर्माण के बाद में बात आती है युग्मक स्थानांतरण। जैसे नर ने नर युग्मक बना दिए, दो जंतु अलग अलग है, नर ने नर युग्मक बना दिए, मादा ने मादा युग्मक बना दिए। अब निषेचन होने के लिए इन दोनों का पास पास आना जरूरी है, तो नर के द्वारा मादा भाग तक युग्मक का जो स्थानांतरण होता है इसी को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। अब इसमें यदि मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में तो नर और मादा है, तो नर चलकर मादा के पास जाता है और जाने के बाद में युग्मक के स्थानांतरण की क्रिया करता है, उसको मैथुन क्रिया कहते हैं, इसको हम संभोग भी कहते हैं, सेक्स कहा जाता है इसको। तो इसमें मैथुन क्रिया मनुष्य की बात की मैंने। और यदि पादपों की बात करते हैं तो पादपों के अंदर पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र अंडा से ये मादा भाग है, और जो नर भाग है उसके द्वारा परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण हो जाता है। अब परागकण का निर्माण होने के बाद परागकण विभिन्न प्रकार के माध्यम से वर्तिकाग्र तक आते हैं, इसको परागण कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के माध्यम पढ़ेंगे बाद में। और जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर है वहां पर परागकण में क्या होता है, अंकुरण होता है और पराग नली का निर्माण होता है। पराग नली का निर्माण होने के बाद पराग नलिका चलती हुई अंडाशय तक जाती है, और अंडाशय तक जाने के बाद वहां पर वो दो नर युग्मकों को विसर्जित करती है और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो इनमें ऐसा होता है। अधिकतर ऐसे पौधे या जंतु जो पानी में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नर युग्मक को पानी में छोड़ देते हैं और वो पानी में बहते हुए मादा भाग तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि युग्मक का स्थानांतरण होता है। अब इसमें अभी हमने जल वाली बात की, तो जल में क्या होगा, नर युग्मक पानी के अंदर त्याग दिए, वो मादा तक जाएंगे, कई मादा तक जाएंगे, कई नहीं जाएंगे, कई विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाएगा, वो आहार के रूप में, भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन पौधों के अंदर, इन जीवों में क्या होता है, नर युग्मक बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि क्योंकि इनके जो आगे मादा से मिलने की जो प्रायिकता है वो बहुत ही कम होती है, इस वजह से नर युग्मक बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि हजारों की संख्या में ये नष्ट भी हो जाते हैं। बावजूद इसके एकाध जो युग्मक है वो मादा से संपर्क में आ जाता है और नए जीव का निर्माण कर देता है। इस तरह से युग्मक का स्थानांतरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया, निषेचन का मतलब क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलेत हो जाना, दोनों का फ्यूज हो जाना निषेचन कहलाता है। अब ये निषेचन की क्रिया उस जीव के शरीर के अंदर होती है, तो उसको तो हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य के अंदर होता है, नर क्या करता है, नर सहवास के दौरान शुक्राणु मादा के जनन भाग में त्याग देता है। अब अंडाणु मादा के अंदर है, शुक्राणु बाहर से अंदर त्याग दिए गए, तो क्या होगा, मादा के शरीर के अंदर नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। तो जीव के शरीर के अंदर निषेचन हुआ, इसलिए इसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। लेकिन कुछ जलीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, नर अपना युग्मक पानी में छोड़ देता है, मादा अपना युग्मक पानी में छोड़ देती है, और वो जीव के शरीर से बाहर पानी में ही आपस में संलित होते हैं, मिलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहा जाता है।
कई बार जो मादा युग्मक है उससे नर मिलता ही नहीं है और मादा युग्मक सीधा जो है वो निषेचन करके मादा युग्मक से डायरेक्ट है वो नए जीव का निर्माण हो जाता है, मतलब निषेचन की क्रिया उनमें होती ही नहीं है। तो बिना निषेचन के यदि जनन होता है, संतान उत्पन्न होती है, तो इसको अनिषेक जनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई रोटीफस है, मधुमक्खी के अंदर ऐसा होता है और कुछ एक पक्षियों के अंदर भी ऐसा होता है। जैसे टर्की पक्षी है, टर्की पक्षी में भी अनिषेक जनन पाया जाता है, बिना निषेचन के किसका जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये युग्मक संलयन और युग्मक संलयन से निषेचन अनिषेक जनन, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या ऐसे बन सकता है बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है, अब शब्द दे दिए। आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है, अब शब्द दे दिए। या फिर मनुष्य के निषेचन पाया जाता है बाह्य आंतरिक, इस तरह से छोटा सवाल बनेगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है निषेचन पश्च। निषेचन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में देखो जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न हुई किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मक अगुणित होते हैं और ये जो युग्मनज होता है ये 2n होता है या द्विगुणित होता है। युग्मनज एक कोशिका होती है और वो द्विगुणित होती है, मतलब नर और मादा जैसे संलित होंगे जो नई कोशिका बनेगी उसको युग्मनज कहा जाता है। अब कुछ शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, इनमें जैसे युग्मनज का निर्माण हुआ उसके बाद इनके ऊपर अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण एक मोटी परत इसके ऊपर बन जाती है और इसको निषेकतान कहा जाता है। जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वैसे ही वे आगे वाला प्रोसेस उसमें शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें भ्रूणोद्भव। अब यहाँ पर जो युग्मनज है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज से भ्रूण का जो निर्माण या भ्रूण निर्माण की जो क्रिया होती है इसको भ्रूणोद्भव कहा जाता है। अब ये भ्रूणोद्भव की जो प्रोसेस की यदि बात करते हैं, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें भ्रूण का निर्माण अंडे के अंदर होता है। जैसे पक्षियों के अंदर क्या होगा, पक्षियों में जो निषेचन तो आंतरिक हो गया, उसके बाद मादा क्या करती है, अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में भ्रूण परिवर्तन का कार्य उनमें है वो अंडे के अंदर होता है और उस जीव के शरीर से बाहर होता है। तो भ्रूण विकास बाहर होता है अंडे में, तो इसको अंड प्रजक कहा जाता है। ऐसे जीव है वो अंड प्रजक कहलाते हैं। और कुछ ऐसे जीव है जिनमें भ्रूण का निर्माण, भ्रूण परिवर्तन का कार्य शरीर में होता है, जंतु के शरीर के अंदर होता है, जीव के अंदर होता है, तो इसको सजीव प्रजक कहा जाता है। अब यहाँ पर बाहर जो है भ्रूण विकास बाहर होता है, तो इनमें जो भ्रूण है ये ज्यादा बनते हैं, ताकि क्या होगा, ये बाहर होते हैं तो इनके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इन जीवों के द्वारा जो अंडे होते हैं ये अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन जो सजीव प्रजक है, जीव का निर्माण उस सजीव के शरीर के अंदर हो रहा है, तो उसको सब अनुकूल परिस्थिति मिल रही है, उसको सुरक्षित वातावरण मिल रहा है, अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। तो सजीव प्रजक जीवों के अंदर है वो ये इनकी बात करती है कम होते हैं, क्योंकि इनकी उत्तरजीविता अधिक होती है। अब भ्रूणोद्भव की बात करते हैं तो मेनली इसमें दो घटनाएं होती है। एक तो होता है कोशिका विभाजन और दूसरा होता है कोशिका विभेदन। कोशिका विभाजन में जैसे जाइगोट बन गया, युग्मन बन गया, इनमें बार बार कोशिका विभाजन होगा जिससे जीव का निर्माण होगा। कोशिकी विभेदन का मतलब है जो अलग अलग कोशिकाएं बनी हैं, अब ये कोशिकाएं जीव के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है, इसको हम कहेंगे कोशिका विभेदीकरण। तो इस प्रकार कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभेदीकरण हो गया। कोशिका विभेदीकरण के बाद में उस जीव के अंदर जो विशिष्ट उत्तक है, अंग तंत्र है, इन सब का निर्माण शुरू हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके इनमें जीव का निर्माण हो जाता है। अब पादपों की बात करते हैं तो पादपों के अंदर क्या होगा, कोशिका विभाजन हो गया, विभेदीकरण हो गया, उसके बाद में इनके चारों ओर जो अंडाशय है, अंडाशय पाया जाता है, अंदर जो बीजांड है, तो बीजांड से तो बीज का निर्माण हो जाएगा, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, अंडाशय की जो भित्ति है उसके द्वारा फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो जीवों में जनन कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है उसको हमने बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करने का प्रयास किया, ताकि जो पहले पार्ट से किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा प्रश्न बने तो आप उसको आसानी से कर सको। एक बार पुनः आप सभी को होली जैसे रंगों के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।